गुड मॉर्निंग एवरीवन। तैयार हो जाइए आप लोग सर्दियों के लिए। ठीक है, कुछ माहौल मौसम वैसा बन गया है ना। और कुछ जो मौसम विज्ञानी हैं ये भी बता रहे हैं, है ना, कि सर्दियां इस बार ज़्यादा होने वाली हैं। चलिए तैयार रहिए आप लोग। कल हम लोग अमेरिकी क्रांति पर बात कर रहे थे और अमेरिकी क्रांति के कारणों पर आपसे बातचीत हो गई थी। कारण इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस को लेकर के बताया भी था आपको। अब तक इस टॉपिक से 1.5 प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, 1.5। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन था वो हमने बता ही दिया था कल, जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर, है ना। और थोड़ा सा तरीका भी अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि विश्व इतिहास में आपको तथ्यात्मक रूप से डेप्थ में नहीं जाना, अंडरस्टैंडिंग केवल बनाए रखनी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है। सोर्स वगैरह भी क्लियर हो चुके हैं, क्लास नोट्स ही आपका सोर्स। जिन बच्चों को बहुत आगे एग्जाम देना हो वो सब एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा यदि पढ़ना चाहें तो। जिन बच्चों को 26 में भी एग्जाम देना है, 25 में भी देना है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ समय विश्व इतिहास में ज़्यादा समय नहीं खर्च करिएगा। क्लास नोट्स को रिवीजन कर लीजिए आप, आधा 1 घंटा लगेगा आपको घर पे जा करके। बाकी बचा हुआ समय आप जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं इकोनॉमी में या मॉडर्न हिस्ट्री में या जो आप और कर रहे हैं उन सब पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रैटेजी का ना अपना एक रूल होता है। जहां हमें लगता है कि नहीं यहाँ हमें कम समय की जरूरत है तो वहां हम कह देते हैं यहाँ कम समय दीजिए आप, इन जनरल। लेकिन कॉम्प्रोमाइज टॉपिक से नहीं कर रहे हैं हम, टॉपिक पूरा पढ़ रहे हैं हम। अतिरिक्त एफर्ट की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। फिर जिनको 2025 में देना है, अभी ठीक है, टाइम है हमारे पास, ये ऑलरेडी कुछ कुछ कवर कर रहे हैं। बट 25 में जो बच्चे यहाँ बैठे हुए बहुत कम ही देंगे वो, और देंगे भी तो मजबूरी में दे रहे हैं कि नहीं मुझे देना है इसलिए देंगे वो। क्योंकि अभी आपको अंदाज़ा नहीं है ना, जैसे एक जर्नी होती है भाई, यहाँ से शुरू किया और हम डेस्टिनेशन है, मान लो हम यहाँ से चल रहे हैं, हमें सपोज दैट कहीं भी जाना है, हमें मान लो मुंबई जाना, तो हमें पता है रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आएंगे। मैं तो कई बार यहाँ से मुंबई जा चुका हूँ ना, आप अभी सफ़र पे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। हम लोग जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं हमें अंदाज़ा है कि रास्ते में क्या क्या, अभी कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं, उतार चढ़ाव होने वाले हैं। ठीक है, तो उत्साह अच्छी बात होती है, बट सब्जेक्ट मतलब इसका डेप्थ है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, टॉपिक्स बहुत पढ़ने होते हैं, उन सबको मैनेज करते करते भी 12-14 महीने खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं कि मतलब सोचना कोई गलत है, बट प्रैक्टिकल रहना भी ज़रूरी है। वो हम ही आपको बता सकते हैं। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर हमारी बातों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सब्जेक्ट में डेप्थ है, हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जो बच्चे 25 के लिए दे रहे हैं उन्हें जितना ज़्यादा संभव हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाइएगा, क्योंकि आप पहली बार दे रहे होंगे या दूसरी बार जो भी दे रहे होंगे आप। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत है नहीं, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है आपको। बाकी पढ़ते रहिए आप, बाकी समय अपना ऑब्जेक्टिव पे खर्च करते रहिए आप, 2-4 घंटे 2-4 घंटे रोज। नहीं तो फिर वो पीटी ही पता चला हम देने जा रहे हैं एग्जाम, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 90-95% बच्चे 26 में देंगे या 27 में देंगे जो बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका बैच नंबर 6 है, 7 है, 5 और 6 है इसमें, है ना। तो तैयारी उसी हिसाब से आपकी होनी है ना। इसलिए आप एक स्मूथ पेस में चलिएगा। समय समय पे जो आपको सुझाव रूपी डोज दिए जाते हैं उन सबका ध्यान रखिएगा। विश्व इतिहास के लिए आपको एक खाका खींच दे कि कैसे पढ़ना है। ठीक, अब कारण पे तो कल चर्चा हो गई थी। आप में से कोई स्टूडेंट है जो इसने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा हो? कितने लोग हैं जो अमेरिकी क्रांति के कारण को पॉइंट्स के रूप में बता सकते हैं? वेरी गुड, संख्या ठीक ठाक है, 25% है आज, कम नहीं है ना। ये अच्छी खासी है। जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण, सप्तवर्षीय युद्ध, सरकार की नीति, अमेरिकियों की प्रतिक्रिया, ऐसे करके हमने हेडिंग आपको बताए थे, शीर्षक दिए थे, ताकि आप याद रखिए उसको। क्लियर ना? वो पॉइंट्स याद रखेंगे तो सब पे 2-2, 3-3 लाइन लिखने की स्थिति में आप आ जाएंगे। उन्हीं में से कुछ कारण को लेकर पूछा जा सकता है आपसे सवाल। तो सिनॉप्सिस वाला सिस्टम जा करके जारी रखना है। आधे घंटे में रिवीजन करके सिनॉप्सिस बना के उसको साइड कर देना, पुराने को दोहरा करके। 1-1.5 घंटा से ज़्यादा समय घर में खर्च मत करिएगा विश्व इतिहास की क्लास पे, यहाँ से जाने के बाद बस। उसके बाद बाकी बचा हुआ टाइम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप जो पीछे कवर किया गया उस पर मास्टरी करने पे दीजिए, फुल मास्टरी करिए एकदम। अब
हमने कहा अमेरिकी क्रांति कारण तो हमें इसलिए पढ़ना पड़ गया कि दुनिया के इतिहास में पहली घटना है जब उपनिवेशवाद के विरुद्ध कोई संघर्ष सफल हुआ। ठीक है, तो इससे आगे जितनी भी दुनिया में आजादी की लड़ाई हुई सबको प्रेरणा मिली। इस दृष्टिकोण से बड़ा महत्व रखता है। इसका महत्व क्या था राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से, कल मैंने 3-4 पॉइंट आपको बता दिए थे। जितनी आजादी की लड़ाई चलेगी वहां इसका इंपैक्ट दिखेगा। दक्षिण अमेरिका पे तो इमीडिएट इंपैक्ट दिखा कि जितना आप देखोगे, नक्शे पे देखना शुरू कर देना आप, जैसे इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, ठीक है, और ब्राज़ील है, पराग्वे है, उरुग्वे है, चिली है, अर्जेंटीना है। मतलब हमने क्या कहा था, आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैं ज्योग्राफी से मेरा अब ज़्यादा लेने देना नहीं है ना, जब स्टूडेंट से तब लेने देना था। वर्ल्ड हिस्ट्री के कारण मैं भी एटलस देखता रहता हूँ, और एटलस देखने के कारण चिली को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है सही में इसका शेप ही मिर्च की तरह है। इसका नाम भी चिली जो है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो देखते देखते दिमाग में ना बैठ जाता है कि अच्छा ठीक है ये। अभी हम उपनिवेशीकरण पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आएगा कौन राष्ट्र किसके अधीन था, तो ये बात अभी होनी है। 1823 में अधिकतम राष्ट्रों को वहां स्वतंत्रता मिल गई। इटली और जर्मनी विभाजित था, वहां के लोगों में भी प्रेरणा है कि हमें भी, मतलब राष्ट्रीयता का भाव, हमें भी एक होने की जरूरत है। अमेरिकी क्रांति से जोड़ा गया, उसे देखा गया है। फ्रांसीसी क्रांति को तो डायरेक्ट इंपैक्ट डाला इसने, क्योंकि फ्रांस की सेना वहां लड़ने गई थी अमेरिका की तरफ से। जो सैनिक और उनके सेनापति वगैरह लड़ रहे थे, उन्होंने देखा भाई ये तो हमारे अपने फ्रांस के विचार हैं। उन्हीं विचारों को लेकर अमेरिका वाले जो यूरोपियन संघर्ष कर रहे हैं, और उन सब ने जम करके भाग लिया फ्रांसीसी क्रांति में। अमेरिकी क्रांति के बाद जम करके भाग लिया, पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था। ब्रिटेन में भी खूब उठापटक हुई, सरकार बदली, ब्रिटेन की पॉलिसी बदली। वो जरूरत नहीं है, वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग बदलाव था, ना कि राष्ट्रवाद के अकॉर्डिंग बड़ा बदलाव था। इसलिए मैंने रेफरेंस देके छोड़ दिया केवल, लेकिन राष्ट्रवाद से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था वो। ब्रिटेन का बदलाव साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ था। ठीक, हम यहाँ पॉइंट अभी राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से आपको महत्व बता रहे थे। ठीक, तो वो सारी बातें हमने बताई। दूसरा, अमेरिका में जो प्रयोग हुआ, जब अमेरिका ऑलमोस्ट था 1781 तक कि अब स्वतंत्र हो जाएगा, तो आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो आगे शासन कैसे चलेगा, इसके लिए अमेरिका में एक कॉन्फेडरेशन बनाया गया। केंद्र को बहुत कम अधिकार दिए गए। ठीक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विदेश नीति पे अधिकार, रक्षा पे अधिकार, संचार पे अधिकार, वित्तीय मामलों में तो जीरो के बराबर अधिकार थे। ठीक, और चूंकि 13 के 13 उपनिवेश अलग अलग थे, तो सबने बाकी सारा अधिकार अपने पास रखा। सबने सारा अधिकार अपने पास। आप सबको याद होगा, ठीक है, CR फॉर्मूला या कैबिनेट मिशन का रिपोर्ट, कि केंद्र को बहुत कम अधिकार होंगे और प्रांतों को अधिकतम अधिकार, ताकि पाकिस्तान वाली मांग तुष्ट हो सके। ऑलमोस्ट वो कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था। कैबिनेट मिशन का जो कॉन्सेप्ट था, वो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, ये सब, क्योंकि अपने यहाँ यूनियन है, आपको बताया जाएगा तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है ना, ये सब प्रयोग की अवस्था से गुजरे। अब आप पढ़ते हैं फाइनल, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। अमेरिका प्रयोग कर रहा है कॉन्फेडरेशन पे, पहला प्रयोग है, फर्स्ट प्रयोग है दुनिया का वो। ठीक है, पॉलिटी में क्या होता है, अच्छा कॉन्फेडरेशन का मतलब ये हुआ केंद्र कमजोर, राज्य। फेडरेशन ठीक है, सेंटर स्टेट। यूनियन एक है, शासन के लिए बांट दिया गया जैसे भारत। पॉलिटी में आपको बताया जाएगा तीनों के बीच डिफरेंसेस। हम यहाँ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कैसे इवॉल्व हुआ है सिस्टम। फर्स्ट राष्ट्र है अमेरिका जहाँ यह प्रयोग बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि फ्रांस और स्पेन सबकी ललचाई निगाहें अमेरिका पर थी। ब्रिटेन तो कमजोर हो गया, अब हम इसको निपटा देते हैं। और ब्रिटेन भी अब अलग होकर अमेरिका वालों को समझा रहे, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिशर्स हैं कि भाई देखो, हमसे तो तुम लड़ लिए हो, बाकी भी तुम पे ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। तो फिर जितने 13 उपनिवेश के बुद्धिजीवी थे सब फिर बैठे हैं। फिलाडेल्फिया फिक्स जगह था उनका, चूंकि वो ऐतिहासिक जगह है। फिलाडेल्फिया से ही सारी आवाज़ उठी थी। और 87 से 89 के बीच में एक तरह से नए सिरे से संविधान लिखा गया। इसमें सेंटर के पावर बढ़ा दिए गए। 80 का दशक जो था ना, अमेरिका में काफ़ी चुनौती वाला दशक था।
अमेंडमेंट काफ़ी टफ था, फिर भी अमेंडमेंट किया गया और मूल अधिकारों के लिए ठीक ठीक प्रावधान संविधान में। जब आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो सीधे सीधे पढ़ोगे अमेरिकी संविधान के फीचर क्या हैं, भारतीय संविधान से कैसे अलग है, क्या समानता है, जो भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा सर आपको बताएंगे। ठीक। बट ये 80 के दशक में पूरा इवॉल्व हुआ, कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन की तरफ बढ़ा हो। क्या अमेरिका में नहीं चलता रहता था, राज्य कहते थे नहीं देखो जी हम समझौते के परिणाम हैं, हम तो अलग अलग थे, हम एक थोड़ी थे, हमें अलग होने का अधिकार है। अमेरिका में एक सिविल वॉर होगा 1861 से 64 के बीच, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति होंगे और सिविल वॉर के बाद यह स्टैब्लिश हो गया कि किसी भी राज्य को अमेरिका से अलग होने का अधिकार। इतना उठापटक हुआ, भारत भी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था जब अंग्रेजों ने भारत को जीता था। संविधान सभा में चर्चा शुरू हुई, कॉन्फेडरेशन फेडरेशन सब पे चर्चा हुई। बाकी ये सबको छोड़ो, बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह भी थे, इन्होंने कहा यूनियन कर दो भारत में। केंद्र और राज्य में शासन के तरीके अलग होंगे लेकिन बेसिकली हम एक हैं। यूनियन का मतलब एक, किसी को अलग होने का अधिकार, क्योंकि अमेरिका 100 साल खराब कर दिया उसी में, क्या हमें साथ रहने का अधिकार है कि अलग। अमेरिका ने लोकतंत्र के लिए बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तब जाके उसका सिस्टम सेटल किया है। सिविल वॉर के बाद सिस्टम उसका वहां सेटल होगा। बहुत जरूरी नहीं है कि आपको हर बात जाननी हो, बट हाँ ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए कुछ चर्चा में भी बस सुना हुआ होना चाहिए आपका, बाकी तो काम की बात लिखवा ही रहा हूं। फाइनली जो संविधान बना उसमें कई ऐसे फीचर थे जो दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बना। पहली बात, संप्रभुता जनता में नहीं थे। 4 जुलाई 1776 को भी ये बात कही गई और संविधान में भी ये कहा, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना आपने कभी पढ़ा हो संविधान का, हम भारत के लोग इसे अंगीकार करते, हमने मतलब ऑथराइज किया है। तो संप्रभुता, सॉवरेनिटी हम में है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार लिखित तौर पे 4 जुलाई 1776 को और फिर अमेरिकी संविधान में। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक संविधान में आपको कॉन्सेप्ट दिखेंगे। तो ये जो घटना है इसने भी दुनिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। जनता में जागरूकता, जनता के द्वारा संविधान, जनता खुद अपने ऊपर शासन कर रही है सिस्टम बना करके। शासन का सिस्टम ऐसा नहीं था कि एकदम त्रुटि विहीन था, फ्लॉलेस था, बहुत सारी त्रुटियां हैं, बट प्रयोग शुरू हो गया। हम कुछ बातें लिखाएंगे आपको। हम शासन कैसा होगा तो गणतंत्र होगा, यानी जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित। अभी नए नए देखेंगे आप, डोनाल्ड ट्रंप जो है उस गणतंत्र के नए निर्वाचित राष्ट्रपति, नए नवेले। युवा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, युवा नहीं है वो, दौड़ के देख लो तुम उसके साथ, ठीक है, एक पंच मारेगा, ठीक है ना, देखते हो अभी गोली वोली भी कुछ बिगाड़ पाती है क्या ट्रंप के? कुछ नहीं, गोली आती है और दिशा बदल ले रही है, साउथ इंडियन मूवी की तरह, ठीक है। तो गणतंत्र की बात आ गई। फिर अमेरिका में चूंकि अब राज्य भी थे केंद्र भी था, तो केंद्र को भी अधिक अधिकार, राज्य को भी अधिकार, दोनों को शक्ति संविधान से मिलेगी। संविधान को शक्ति जनता दे रही है, यानी संघात्मक सरकार। सरकार एक से अधिक स्तर पर, इसको कहते हैं फेडरल, संघात्मक। अमेरिका पहली बार संघात्मक सरकार की दिशा में भी प्रयोग करेगा। कार्यपालिका एकदम अलग वहां पे है, विधायिका एकदम अलग है, और वहां पे न्यायपालिका, अपने यहाँ विधायिका कार्यपालिका गुत्थम गुत्थ है, पढ़ेंगे पॉलिटी में, वहां एकदम अलग है, प्योर सेपरेशन ऑफ पावर। कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, और ये सब नए प्रयोग हैं पहली बार, और लिख करके कानून, लिखित संविधान। तो ये 5-6 बातें ऐसी हैं, आगे चल करके जब जहां संविधान होगा, अमेरिकी संविधान का वो राष्ट्र अध्ययन करेगा और कुछ ना कुछ उसका प्रभाव, यहां तक कि अपना संविधान 1950 में प्रभावी हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अपने संविधान पे भी अमेरिकी संविधान की ठीक ठाक छाप हम देख सकते। तो जब भी हम अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं ना, तो स्वतंत्रता संघर्ष प्लस संविधान दोनों को मिला करके क्रांति। अमेरिका को क्रांति क्यों कहते हैं, तो महत्व जो मैं लिखा रहा हूं अभी आपको, 3-4 पॉइंट लिखा चुका हूं, 5-7 पॉइंट अभी और लिखाऊंगा। स्वतंत्रता संघर्ष, अंग्रेजों को भगाने का संघर्ष, ठीक। अमेरिकी क्रांति, ठीक है। तो आप महत्व पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा इसे क्रांति क्यों कहते हैं। क्लियर सभी को ना?
तब आपको रियलाइज होगा पहले की व्यवस्था अमेरिका में और अब अमेरिका एकदम बदल गया, इसीलिए इसको हम क्रांति। ये सारी बातें, इसका इम्पैक्ट आज भी दुनिया में कहीं संविधान बनता है। अब तो दुनिया के बहुत सारे देशों में जहाँ नया संविधान बनता है, भारत के संविधान से भी बहुत सारी बातें ली जाती हैं। तो बाद वाले चीज़ों पे प्रभाव दिखता है, इसलिए अमेरिकी क्रांति को एक वैश्विक महत्व की घटना के रूप में याद किया जाता है। ठीक, जहाँ तक हम महत्व थे उससे आगे 4-5 पॉइंट और ऐड करते हैं, लिखें आप। लिखें कि अमेरिकी क्रांति ने अमेरिकी क्रांति ने आधुनिक राजनीति अमेरिकी क्रांति ने आधुनिक राजनीति की दिशा में नए नए प्रयोग किए और इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर आज भी देख सकते हैं। इन प्रयोगों में प्रमुख थे लिखेंगे आप पॉइंट्स में, प्रथम लिखित संविधान, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, लिखेंगे शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण पर आधारित सरकार, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण पर आधारित सरकार, लिखेंगे संघात्मक सरकार, ठीक, लिखेंगे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा अर्थात जनता के द्वारा निर्मित संविधान, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अर्थात जनता के द्वारा निर्मित संविधान, लिखेंगे संप्रभुता का जनता में निहित होना, संप्रभुता का जनता में निहित होना, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए आप। तो अब आप देख सकते हैं, आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान पर क्या क्या प्रभाव, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपने भारतीय सिविल सेवा की, तो भारत वाला टॉपिक हमेशा पकड़े रहना होता है, ठीक, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से महत्व और आधुनिक राजनीति में नए नए प्रयोगों के दृष्टिकोण से महत्व, ठीक, दो तो बड़े महत्व हैं। आगे लिखें आप, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, अगला पॉइंट लिखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिकी क्रांति ने
अमेरिकी क्रांति ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। लिखें, आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठने लगी। और धीरे धीरे पूंजीवादी देशों में हस्तक्षेप के विचारों को महत्व दिया जाने लगा। हस्तक्षेप के विचारों को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं समझाता हूं। हमने क्या देखा था, वाणिज्यवादी नीति का मतलब क्या हुआ कि राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप उस हस्तक्षेप से काफी आक्रोश था अमेरिका में, और क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। एडम स्मिथ पहले से समझा रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, ठीक नहीं है विकास के लिए। तो ब्रिटेन में एक माहौल बनने लगा कि भाई देखो, हस्तक्षेप की नीति हमें अब बंद। तो ब्रिटेन में या ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश हैं उन सब में धीरे धीरे विचार बनेंगे। परिस्थितियां भी अलग हैं, औद्योगिक क्रांति भी ब्रिटेन में हो रही है। आपको याद होगा 1813 में भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई थी। तो केवल भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो पॉलिसी बदल रही थी, औद्योगिक क्रांति के कारण, वाणिज्यवादी नीति की सीमाओं के कारण, अमेरिकी क्रांति के सफल होने के कारण, ये उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। हम चूंकि भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो केवल भारत के बारे में तब पढ़ रहे होते हैं हम, बट ये वैश्विक स्तर पे बदलाव का सूचक था। तो पूंजीवाद का जो पहला फेज था वो वाणिज्यवाद के साथ जुड़ा हुआ था। राज्य हस्तक्षेप कर रहा है अनुकूल व्यापार संतुलन संग्रह पे। इधर अब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई है, और ब्रिटेन चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा साम्राज्य वाला देश भी था, उपनिवेश वाला देश भी था, धीरे धीरे अमेरिका चूंकि ब्रिटेन का ही एक तरह से मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था, औरस पुत्र था, ठीक है, एडॉप्टेड दत्तक पुत्र था। तो अमेरिका भी पूंजीवाद का पुरोधा बनकर के कोई बंद राज्य आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटेन में भी इस पॉलिसी पे काम होना शुरू। ब्रिटेन में काम होने का मतलब है दुनिया के बहुत सारे देशों में इस नीति पे अमल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक जो व्यवस्था उभर रही थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वो हस्तक्षेप के रास्ते पे जाने लगे। शेप लेने में टाइम लगता है। फ्रांस भी सोचना शुरू करे, हर पूंजीवादी देश में इस तरह की पॉलिसी कि आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना है। एक था हस्तक्षेप करना है, अब एक फेज आएगा हस्तक्षेप नहीं करना है, फिर एक फेज आएगा सीमित हस्तक्षेप और कल्याणकारी राज्य। ये जो पूंजीवादी सिस्टम है ना, ग्रेजुअल इवॉल्व, जैसी जैसी परिस्थितियां आई हैं वैसे वैसे दुनिया में ये इवॉल्व। सेंटर वेस्टर्न यूरोप ही है। एक सेंटर कौन है? वेस्टर्न यूरोप है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि आधुनिक विश्व का उदय, सिलेबस हमारा ये है। हमने कहा आधुनिक विश्व का मतलब हमें पढ़ना है आधुनिक राजनीति और आधुनिक अर्थव्यवस्था का उदय और विकास, ठीक, यूरोप में, वहां से हमें देखना है। तो अब जब महत्व को बैठ करके आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसमें केवल हमने बात की आधुनिक राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में। सुन पा रहे ना सभी लोग ये बात? जब आप उस मेन कॉन्सेप्ट में आओगे कि हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है हमें विश्व इतिहास में, आधुनिक राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दुनिया में अमेरिका में तो हुआ ही बदलाव, दुनिया में बदलाव की शुरुआत बुनियाद यहां से। तो ये सारे आइडिया जो आ गए, शक्ति पृथक्करण, संप्रभुता जनता में नहीं थे, या शून्य में आगे नहीं। रूसो कह रहा है संप्रभुता जनता में नहीं थे, पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं उसको। जनता को कुछ अधिकार होने चाहिए, जॉन लॉक कह रहा है ये। शक्ति पृथक्करण होना चाहिए, मॉन्टेस्क्यू समझा रहा है कैसे होना चाहिए। ये सारी चीजें शून्य में नहीं आ गई, बल्कि प्रबोधन, ये जो संविधान पे प्रबोधन का छाप दिखेगा, प्रबोधन का प्रभाव।
उन विचारकों के प्रभाव के कारण ये व्यवस्था, नई व्यवस्था क्यों, तो बुद्धिजीवियों ने रास्ता बताया, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का शासन। ठीक, तो ऐसे चेंजेस को हम नोटिस करते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात, लास्ट वाली बात। अब किसी को ये समझ में आ जाए आधुनिक राजनीति और अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की बात करनी है, कॉन्सेप्ट बन जाए, कुछ याद हो ना हो, वो आराम से एक खाका खींच देता है राइटिंग में। अब देखो क्या होता है, जैसे मॉडर्न इंडिया, आप में से किसी को याद हो, ठीक है, आपने देखा होगा मॉडर्न इंडिया में संवैधानिक विकास का एक चैप्टर हमने पढ़ा। शुरू में मत देने का अधिकार नहीं था, 1892 के अधिनियम में मत देने का अधिकार दिया गया, 1909 में दायरा बढ़ाया गया, 19 में महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया, या प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी धीरे धीरे व्यवस्था बदली है। तो जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश है या अमेरिका है, लोकतंत्र आया है, तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि सभी नागरिकों को एक जैसा अधिकार मिल ही गया है। पुरानी व्यवस्था की तुलना में बड़ा बदलाव है। किसी भी देश में देखोगे आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, जहां जहां लोकतंत्र आएगा, ये कन्फर्म है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हाँ। और हर देश में मताधिकार के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं, सबको मत देने का अधिकार भी नहीं होगा। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वयस्क मताधिकार में आने में उनको काफी वक्त लगेगा। ठीक, जब मैं एक वर्ड वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उदारवाद। आप इतना ध्यान रखिएगा, आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह के स्टूडेंट हो तो आप अपना पढ़ते रहिएगा थिंकर के बारे में। जीएस में बस इतना ध्यान रखिएगा, उदारवादी विचारधारा जब भी वर्ड यूज किया जाए, इसका मतलब राजनीति में लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद। जब मजेदार बात है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही जाएगा एग्जाम तक, सब थ्योरी रह जाएगी। ठीक, जब भी उदारवादी शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है राजनीति में लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के तरफ। पूंजीवाद का दो बातें बताई थी हमने, भूलना नहीं कभी आपको। सारी आर्थिक गतिविधियां निजी हाथों में और अधिक से अधिक मुनाफा के लिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब मानव अपनी विकास यात्रा में, मतलब हम यूरोप की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो लोकतंत्र के रास्ते पे गया, गणतंत्र के रास्ते। बट ऐसा नहीं था कि अब जो एक बार व्यवस्था आ गई उसमें बहुत परिवर्तन होंगे, दुनिया के सभी देश में होंगे, अमेरिका में भी होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में कोई आइडियल व्यवस्था आ गई, क्रमशः सुधार होते जाएंगे इसमें। ठीक, तो इससे संबंधित कुछ, व्यवस्था से संबंधित कुछ और बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है, नोट करके मैं लिखाऊंगा, जो कभी आपको टिप्पणी करने में, परीक्षण करने में, अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगा। नोट करके लिखें आप जरा। कि महत्व तो आपका हो गया, अब अमेरिका से संबंधित नोट करके आपको लिखना है। लिखें आप इसमें कि संविधान में रेड इंडियंस, रेड इंडियंस यानी स्थानीय अमेरिकी महिलाओं रेड इंडियंस महिलाओं एवं दासों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। दासों को, स्लेव्स को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक? तो आपको ये पता रहेगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आई उसमें सबको अधिकार नहीं दिया गया था। आलोचना भी कर सकते हैं आप, या एक दृष्टिकोण समझने के लिए। एक समय आएगा जब रेड इंडियंस को अधिकार मिलेगा, 19वीं सदी के अंत तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास या उसके बाद, मतलब ये सब सर्च नहीं करना आपको, बट महिलाओं को मत देने का अधिकार मिलेगा। और 1950 के बाद कभी फिर अश्वेतों को भी मत देने का अधिकार। बहुत लंबा टाइम लगेगा जब वहां के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार। ऐसा नहीं कि अमेरिका में संविधान आ गया तो सच में बहुत बड़ी, इनके लिए कोई क्रांति नहीं हुई। इनके लिए हुई, उनके लिए हुई, इनके लिए कोई क्रांति नहीं थी। बट अपने आप में बड़ा बदलाव, एक नया प्रयोग है।
वो बदलाव नहीं होता तो आगे ना तो रेड इंडियंस को मिलता, ना महिलाओं को मिलता, ना दासों को मिलता। हर तबके को संघर्ष करना पड़ेगा अपने अपने अधिकारों के लिए। ठीक, एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगला पॉइंट लिखें आप नोट में ही। हाँ, देखिए संविधान में ही दास प्रथा को मान्यता दी गई थी। ठीक, अब एक तरफ आप मूल अधिकारों की घोषणा करने वाले दुनिया के प्रारंभिक राष्ट्रों में हैं, और एक तरफ लाखों आबादी को उसके न्यूनतम अधिकार से भी वंचित, सम्मान से जीने का ही अधिकार नहीं है। ये गजब का एक विरोधाभास दिखेगा वहां के संविधान में आपको। एक तरफ मूल अधिकार के प्रावधान होंगे वहां के संविधान में, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में अश्वेतों को, ठीक है, दासता का जीवन जीने के लिए संविधान में कानून बनाकर बाध्य किया जाएगा। ये भी नोटिस करने वाली बात होती है। जब हम पढ़ते हैं अमेरिकी क्रांति में तो उसका दूसरा पहलू भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, उत्तर लिखने में या समझ बनाने में हेल्प करता है ये। नोट में ही अगला पॉइंट लिखें। देखिए 1861 से 64 के बीच, 61 से 64 के बीच अमेरिका में मुख्यतः दास प्रथा के मुद्दे पर गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ। दास प्रथा के मुद्दे पर गृह युद्ध, सिविल वॉर हुआ। और दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर, एबॉलिश कर दिया गया। ब्रैकेट में लिख लें, उस समय अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति। कभी आपको वैसे मौका मिले तब अब्राहम लिंकन के बारे में नेट वगैरह पे जाकर के छोटी मोटी रीडिंग करिएगा, ऐसे ही, एग्जाम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आधुनिक विश्व को प्रभावित करने वाले 15, 20, 25 व्यक्तियों की जब चर्चा होती है उसमें अब्राहम लिंकन का नाम भी। विश्व इतिहास की ना बहुत सारी बातें आप निबंध में इस्तेमाल करेंगे। आप निबंध में कितना व्यापक दृष्टिकोण है आपके पास, बहुत मायने रखता है। तो विश्व इतिहास, अब्राहम लिंकन उसमें एक बड़े की रोल प्ले करते हैं। आपको याद होगा पीछे जब हम बात कर रहे थे आपसे अमेरिका को लेकर के, हमने कहा था कि देखो ये 13 उपनिवेश इधर की तरफ थे, ये नॉर्थ का इलाका हो गया, साउथ का इलाका हो गया। स्लेवरी सिस्टम साउथ में बहुत ज़्यादा था क्योंकि बागानी खेती होती थी यहाँ पे, गन्ना, तंबाकू, कपास। इधर औद्योगिकरण हो रहा था। इधर के लोग चाहते थे ना दास प्रथा समाप्त हो जाएगा तो उन्हें सस्ते मजदूर मिलेंगे, और बहुत सारा फैक्टर था। नए नए क्षेत्र में दास राज्य होगा नहीं होगा, आयात शुल्क वगैरह का फैक्टर था, कृषि उत्पादों के मूल्य का फैक्टर था। कई कारणों से सिविल वार हुआ था नॉर्थ और साउथ के बीच। साउथ वाले राज्य कहते थे, जितने भी राज्य थे साउथ वाले, भाई हमें अलग होना है, हम एक नए राष्ट्र के रूप में, हम समझौते के परिणाम हम अलग हो रहे हैं। इसके बाद इस्टेब्लिश हो गया कि अलग होने का किसी को अधिकार नहीं, और दास प्रथा को भी यहाँ पे समाप्त। अब्राहम लिंकन इसके विरुद्ध में थे। चुनाव में जब वो जीत करके आए थे तो इसी मुद्दे पर जीत कर आए थे कि हम दास प्रथा को समाप्त। जब वो जीत गए थे तो लगने लगा कि भाई, उन्होंने कहा भी ठीक हम नहीं समाप्त करेंगे, लड़ो मत, बट लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर शक्ति दिखाई उन्होंने, सिविल वॉर को भी जीता उन्होंने, ठीक है, इन सब ने अपनी सेना वेना बना ली थी साउथ वालों ने, है ना। तो बड़ी घटना है अमेरिका के इतिहास में सिविल वॉर, इसमें दास प्रथा को समाप्त। अब ये जो टाइम है ना, यही फेज आप देखोगे, जैसे ब्रिटेन ने 1833 में कानून बनाया, 1833 की एक्ट में कि ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा को समाप्त, और भारत में आपको याद होगा 1843 में उसके लिए कानून बना गया था।
ऐसे ही फ्रांस में एक कानून बना, ऐसे ही रसा में 1861 में सर्वप्रथम दास प्रथा को समाप्त किया गया। ये जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में स्लेवरी के अगेंस्ट में एक माहौल बन रहा है, खास करके यूरोप में और उसके उपनिवेशों में। ये इकलौती घटना नहीं है, आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही थी दुनिया में। ठीक, तो ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट था, इसलिए हमने इसको एक और पॉइंट लिखे आप नोट में ही। ठीक है, दास प्रथा समाप्त किए जाने के बावजूद दास प्रथा समाप्त किए जाने के बावजूद अश्वेतों के साथ अमेरिकी समाज में भेदभाव जारी था। भेदभाव जारी था। मैं भी समझा दूंगा थोड़ा सा इसके बारे में भी, लेकिन 1950 के दशक में 1950 एवं 60 कर लीजिएगा, 1950 एवं 60 के दशक में 50 एवं 60 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, ये दूसरे वाले मार्टिन लूथर हैं, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में नागरिक अधिकार आंदोलन चला। सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन चला। और दासों को, अश्वेतों को कर लीजिएगा, और अश्वेतों को विभिन्न कानूनों के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया गया। विभिन्न कानूनों के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया गया। ठीक है, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया गया विभिन्न कानूनों के माध्यम। देखो इसमें क्या था, इसी के बाद इनको मत देने का वोटिंग राइट मिलेगा, नौकरी में इनको भागीदारी मिलेगी, कंपनियों में इनको भागीदारी मिलेगी, श्वेतों के साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं, श्वेतों के साथ बस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, सब भेदभाव था, रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, हर जगह रेस्टोरेंट हो, पार्क हो, बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज, हर जगह वर्जित था उनके साथ जाना। जब ये मूवमेंट चला तब जाके 70 के दशक में, 80 के दशक में बहुत सारा बदलाव। ठीक है, तो अभी ये जो अमेरिका है सबसे लेटेस्ट वाला ये अमेरिका का बदलाव है। देखो संविधान कब बना, तो बहुत लंबा फेज चला है वहां पे लोकतांत्रिक बदलाव का। ऐसा नहीं है कि संविधान लागू होते ही सबको वहां न्याय मिल गया था। ठीक, तो समझने के लिए इसमें मार्टिन लूथर किंग भी बहुत बड़े नाम हैं, और जैसे अब्राहम लिंकन एक बड़े नाम है। तो अमेरिकी इतिहास में देखो, अमेरिका का इतिहास ना तीन तरह से हम लोग मतलब मोटे तौर पे देखते हैं। एक हम देखते हैं लोकतांत्रिक अमेरिका, उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया। एक हम देखेंगे साम्राज्यवादी अमेरिका, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। हम अमेरिका कब कैसे साम्राज्यवाद के रास्ते पे जाएगा वो भी पढ़ें, क्योंकि अमेरिका आज दुनिया को बहुत प्रभावित करता है। और एक हम पढ़ेंगे महाशक्ति, सुपर पावर के रूप में अमेरिका कैसे इमर्ज किया। तो अलग अलग अब पढ़ने क्लास के दौरान अमेरिका को तीन अलग अलग तरीके से हम, यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक अमेरिका, कैसे संक्रमण हुआ अमेरिका का। ठीक, इस मुद्दे पे था। तो कभी आलोचना करने के लिए भी आ जाए अमेरिकी क्रांति की या संविधान वगैरह की, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स, और एक समझ क्या रखनी थी कि ग्रेजुअल चेंजेस आया, बड़ा चेंजेस तो आया 80 के दशक में, बट सारे बदलाव नहीं, बट बल्कि धीरे धीरे अधिकार दिए गए। तो हम अमेरिकी क्रांति को इस तरह से पढ़ते हैं।
कभी आपको रीडिंग ऐसे एक्स्ट्रा करनी हो तो अब्राहम लिंकन के बारे में कर सकते हैं, और कभी आप ऐसे करना चाहें थोड़ा बहुत तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी अध्ययन, एक समझ बनेगी कि उन वर्गों के लिए उन्होंने कैसे आंदोलन, उसका इम्पैक्ट केवल अमेरिका पे नहीं बल्कि दुनिया पे दिखा था। दास प्रथा की समाप्ति का इम्पैक्ट केवल अमेरिका पे नहीं था, ये भी दुनिया पे था। बड़ी घटनाओं में एक माना जाता है इन दोनों को। ठीक है, तो आप ऐसे कभी भी रीडिंग करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं उसके। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे 5-7 सुझाव मैं दूंगा विश्व इतिहास में, जहाँ आप कभी भी गूगल पे जाकर के रीडिंग करिएगा उसको। अब सिलेबस आपको याद होगा, तो हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ा। बैकग्राउंड का मतलब पुनर्जागरण, धर्म सुधार, भौगोलिक खोज और प्रबोधन। ठीक है, उसके बाद हमने बता ही दिया था थीम, तो पढ़ हम लोग थीम पढ़ रहे हैं, राष्ट्र तो पढ़ नहीं रहे हैं। फिर ये आधुनिक विचारों पर आधारित पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अमेरिका में। ठीक, और लगे हाँ दूसरा प्रयोग होगा, भी देखेंगे हम, फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस का जो प्रयोग है वो ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है। क्यों? आगे आपको समझ में आ जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के साथ सारी घटनाएं कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, शीर्षक देते हैं, अब आप लिखें फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक बात मैंने आपको पहले समझा ही दिया था कि जितनी भी क्रांतियां शुरू में है सब उदारवादी क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति। ठीक, जब लोकतांत्रिक क्रांति से गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तब मार्क्सवादी क्रांति का दौर, मार्क्सवादी विचारधारा आएगा, मार्क्सवादी क्रांति। वो बात अभी आगे समझ में आ जाएगी आपको। क्रांति या तो लोकतांत्रिक है या मार्क्सवादी है। हम अभी लोकतांत्रिक का फेज चल रहा है, वेव चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कारण के बारे में थोड़ा बहुत घटनाक्रम भी जानना है हमें। फिर एक बार हम महत्व की बात करें। ठीक, कारण, घटनाक्रम और महत्व की बात। कारण की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और बौद्धिक कारण। संयोग ऐसा है कि प्रबोधन के ज़्यादातर जो विचारक हैं वो पेरिस में रहते हैं, और पेरिस एक तरह से उस समय पूरे यूरोप का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, बौद्धिक राजधानी थी। जिन बातों को लेकर अमेरिका में इतना हंगामा हुआ, जिनकी बातों को लेकर, वो सब पेरिस में मौजूद हैं। जब उनकी बातों में अमेरिका में इतना हंगामा हो सकता है तो फ्रांस में भी हंगामा होगा। ठीक है, जितने बुद्धिजीवी हैं उस समय, पेरिस अच्छा उनका है, तो बौद्धिक कारण होगा, पढ़ेंगे हम। बौद्धिक कारण के बाद एक अमेरिकी क्रांति का भी इसमें जिक्र आएगा। एक अमेरिकी क्रांति को भी एक कारण माना गया है, फ्रांसीसी क्रांति का, जो भी हमने पढ़ा। और अमेरिकी क्रांति के बाद एक तात्कालिक घटनाक्रम का जिक्र करेंगे हम। ठीक, तो ऐसे करके ये 4-6 लाइन लिखते चले जाएंगे हम लोग। थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, मान लो जैसे फ्रांस है सपोज है, ठीक, हमने कहा यहाँ स्पेन है या पुर्तगाल है या जर्मनी है। जर्मनी हालांकि उस समय कई राज्यों में बटा हुआ था, और जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय, उसको प्रशा कहते थे। जर्मनी कई राज्यों में बटा हुआ था, और वहाँ जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसको प्रशा के नाम से जाना जाता। जर्मनी तो बाद में जाना जाएगा ना। ठीक है, अब ये सब राज्य हैं। आपको याद होगा क्लास के शुरू में हमने बताया था मध्ययुगीन यूरोप कैसा था। कमजोर राजतंत्र, सामंती व्यवस्था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, निम्न वर्ग का शोषण, धर्म का अच्छा खासा प्रभाव। फिर क्या हमने देखा था? पुनर्जागरण, प्रबोधन, भौगोलिक खोज, इन सब के कारण फ्रांस में भी बदलाव आना शुरू। पूरे पश्चिम यूरोप में बदलाव आ रहा था, फ्रांस में भी आ रहा था। ठीक, फ्रांस में भी शिक्षा, प्रेस, ये सब आ गए थे, मध्य वर्ग की संख्या बढ़ गई थी। फ्रांस के अच्छे खासे उपनिवेश हैं, है ना? ठीक है, ये सब फ्रांस के अंदर भी था, बट फ्रांस में था राजतंत्र। जब सामंतवाद कमजोर हुआ तो राजा बहुत मजबूत हो गया, और फ्रांस में जिस राजवंश का शासन था उसको कहते हैं बूर्बो वंश।
शासक जैसे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। जैसे जब क्रांति हुई उस समय एक लुई नाम का शासक था, नंबर उसका 16 था। लुई 16वां है ना। राज परिवार के जो लोग होते हैं, शादी विवाह वगैरह भी सब राज परिवारों में वैवाहिक संबंध होते थे। रसा का फ्रांस से, फ्रांस का स्पेन से, स्पेन का ब्रिटेन से, सब आपस में संबंध होते थे, बंधे होते थे। राज परिवार की शादियां राज परिवार में ही होती हैं, होती थी। ठीक है। अब तो ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम, अभी भी होती हैं बट नहीं भी है ना। जैसे आपने देखा होगा ब्रिटेन की कहानी, एक जो राजकुमार है उसने कॉमन किसी महिला से शादी कर ली, उनको राज परिवार की परंपरा से बाहर, उन्होंने बोला ठीक है भाई हम आज आज पूरा जीवन जिएंगे। पीछे कहानियां खूब चली थी उनकी, है ना। इनकी पत्नी थी, ठीक है, उनका नाम था मेरी एंतुआनेत। इनका नाम भी खूब मिलता है। ये ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। ऑस्ट्रिया उस समय बहुत शक्तिशाली था यूरोप में। ये सब परिचय भी आगे आ जाएगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया के राज परिवार की था, हर जगह राजतंत्र था, फ्रांस में भी राजतंत्र था, ठीक। अब 18वीं सदी में सारे विचारक हैं वहां पे, और उनके विचार हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में खूब चर्चा हो रही है। फ्रांस की जनता भी मध्य वर्ग में सुधारों की मांग कर रही है, बट राजा बदलने को तैयार नहीं है अपने आप को। ऐसे ब्रिटेन की जनता भी सुधारों की मांग कर रही है, स्पेन की भी, सब देश में। तो बाकी देश के शासक क्या करते थे, थोड़ा बहुत कुछ सुधार कर देते थे या सुधारों का दिखावा करते थे। बट फ्रांस न तो सुधार करता था और ना ही सुधारों का दिखावा करता था, ठीक। बाकी देशों में सिचुएशन सब जगह एक जैसा है, ठीक। न तो सुधार करता था ना ही सुधारों का दिखावा। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। आर्थिक संकट इतना तीव्र होगा कि पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी, और देखते ही देखते फ्रांस में भी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का बदलाव आएगा और आधुनिक राजनीति के मार्ग पे फ्रांस अग्रसर हो जाएगा, ठीक। तो एकदम से चेन ऑफ इवेंट्स बनेगा, इसका घटनाओं की श्रृंखला पूरी बनी। समाज की बात करें हम लोग, फ्रांस थोड़ा समझ लेते हैं कि समाज की बात करें हम लोग फ्रांस की। फ्रांस का समाज में ना एस्टेट का कॉन्सेप्ट था, एस्टेट यानी वर्ग। जैसे जो बच्चे ऑप्शनल वगैरह पढ़ते हैं ना, फ्रेंच टर्म यूज करना चाहिए उनको राइटिंग वगैरह पढ़ने में, है ना। जीएस में सब कुछ नहीं है ना, बहुत सारे फ्रेंच टर्म किताबों में मिलेंगे आपको, वो सब पढ़ना चाहिए। स्टेट यानी वर्ग। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में था। पहला पादरी, प्रथम स्टेट कौन हो गया, पादरी। सेकंड स्टेट में कौन थे, सामन। और थर्ड में कौन था, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। मध्य वर्ग पैसा वाला था, बुद्धि भी थी, पढ़ा लिखा भी था, बट इसको भी तीसरे में रखा जाता था। ऊंचे ओहदे नहीं मिलते थे और उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना इनको सम्मान मिलता। इनकी आबादी मुश्किल से 5%, लगभग 40 से 50% भूमि पर इनका नियंत्रण। ये कर नहीं देंगे, कर वसूलेंगे, पब्लिक से बेगार लेंगे। निम्न वर्ग मतलब शहरी निम्न वर्ग, मतलब खूब शोषण कर रहे हैं। ये चला आ रहा है 100, 200, 300, 400, 500 वर्षों से कहानी चल रही है, ठीक। इस समय आक्रोश बढ़ेगा और फिर क्रांति हो। तो एक सामाजिक आक्रोश एक बड़ा रीजन माना जाता है, समाज में व्याप्त असमानता। इनकम में भी बहुत असमानता थी, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, और फ्रांस ने क्या किया, ब्रिटेन की वस्तुओं को सीमा शुल्क के बिना आने दिया। चलो हम तो गुलाम थे, हमारे लिए अंग्रेज नियम बनाते थे, मुक्त व्यापार होगा। बट फ्रांस में चूंकि मूर्ख शासक था, इसको लगा चीज़ें सस्ती मिलेंगी, जिसने आने दिया। 80 के दशक में बड़ी संख्या में फ्रांस में बेरोजगारी बढ़ गई। शासक को लग रहा था सस्ती चीज़ें मिल रही हैं लोगों को। हर स्वतंत्र देश क्या होता है, सीमा शुल्क बढ़ा करके अपने उद्योगों को संरक्षण। फ्रांस ने उल्टा ही काम कर दिया। इससे थोड़ा मामला बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई। और क्या हुआ, बैक टू बैक 2-3 साल वहाँ फसल खराब हो गई। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ गई तो क्रय क्षमता वैसे ही खत्म थी, फसल खराब हो गई तो खाद्यान्न वस्तुओं का अभाव था, और जो था बहुत महंगे थे। ये आर्थिक कारण बन जाएगा आपका।
परिस्थितियां विपरीत होती हैं। योग्य शासक क्या करता है? विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेता है, ठीक, संभाल लेता है। और अयोग्य क्या करता है? अनुकूल परिस्थितियों को भी प्रतिकूल बना देता है। तो दुनिया में जितने भी परिवर्तन होंगे या क्रांतियां होंगी, उसमें शासकों की अयोग्यता एक बड़ा कारण। सेम यहाँ पे भी देखेंगे हम, लुई 16वां कुछ अच्छा कर भी रहा है तो उसकी पत्नी को बहुत पता नहीं हस्तक्षेप कर देती थी, मंत्री को हटाओ। एक मंत्री ने कह दिया कि राज परिवार का एक बजट होना चाहिए। रानी ने कहा कि हम जो खर्च करते हैं वही बजट होता है, हम जितना खर्च करते हैं। तुम अब हमें बताओगे कि बजट होना चाहिए, इसको हटाओ, इस मंत्री को। मंत्री बेसिकली आर्थिक संकट से निकालना चाह रहा था राज्य को। बट राजा जब अयोग्य होता है, बात रानी के सुनने की नहीं, बात सही गलत की है। रानी की तो सब सुनते हैं, ठीक है, बात सही गलत के निर्णय की है, ठीक है ना। फ्रांस केवल पारिवारिक मसला समझते थे ये लोग कि भाई पारिवारिक मसला है, ठीक है। ये चीजें यहां से भी काफी बिगड़ेंगी, मतलब समझ में नहीं आएगा राजा को। राजा खुद ही कहता था, भाई देखो, हम चूंकि राज परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए हम शासक हैं, वरना शासन करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। और चूंकि हम दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं, शासन ही करना पड़ेगा हमें। खुद ही कहता था राजा, मेरी मजबूरी है शासन करना, ठीक है। तो राजनीतिक कारण भी है। अब समस्या पहले से है, और विचारक 50-100 वर्षों से बुद्धि दे रहे हैं वहां पे। उस बुद्धि का इस्तेमाल करके ब्रिटेन में या बाकी जगहों पे बदलाव आ रहा है, बट फ्रांस के शासक बदलने को तैयार। जब आर्थिक संकट गहरा गया ना, तब लोग सड़कों पे उतरेंगे, और तब आंदोलन होगा, क्रांति होगी, और फिर इन विचारकों की बातों को लेकर नए नए विकल्प, जैसे अमेरिका में विकल्प बना, वैसे अचानक से प्रबोधन फिर हावी हो जाएगा यहाँ पे। समस्या के लिए प्रबोधन उत्तरदायी नहीं, बुद्धिजीवी उत्तरदायी नहीं है। समस्या का समाधान कैसे होगा वो विकल्प बता रहे हैं। जब लगेगा कि राजा समाधान नहीं कर पा रहा, असंतोष चरम पे होगा, तो प्रबुद्ध वर्ग क्या करेगा? उनके विचारों को पकड़कर बदलाव शुरू शुरू में टकराव होगा, टकराव में आम पब्लिक जीत जाएगी, और फ्रांस भी एक नए रास्ते पे चल निकलेगा। जो अब तक पिछले हजारों सालों में नहीं हुआ, फ्रांस में सब होना शुरू हो जाएगा। फ्रांस का इम्पैक्ट जो होगा एकदम, तो कहते हैं ना, बिजली की गति से पूरे यूरोपीय देशों पे देखिए। सबके आपस में ना संबंध थे, सीमाएं मिलती जुलती थी, ठीक। अमेरिकी क्रांति ने बस इतना किया कि फ्रांस पे आर्थिक बोझ बढ़ा दिया था, और अमेरिका में जो लोग भाग लेने गए थे फ्रांस के, उनको लगा कि ऐसा बदलाव तो हमारे राष्ट्र में भी होना चाहिए। ठीक ठाक लोगों ने क्रांति में, तत्कालिक कारण जब आर्थिक संकट चरम पे चला जाएगा, तो राजा इन दोनों को बोलेगा तुम भी कर दो। राजा इतना कमजोर है, इन दोनों ने कहा भाई कर नहीं देंगे तुम्हें। लुई 14वां था, जो कहता था वो बात मानी जाती थी। तो शासक की योग्यता भी होती है। तो राजा ने बोला ठीक है, हम सब बैठ जाते हैं, तीनों स्टेट की बैठक बुलाते हैं। जैसे एक हाउस ये हो गया आपका सामंत का, एक हाउस हो गया ये पादरी का मान लीजिए, और एक हो गया मध्य वर्ग और निम्न वर्ग का। तीन हाउस की ऐसे बैठक बुला देते हैं, हाउस एक, हाउस दो, हाउस तीन। उसमें फैसला कर लेते हैं कौन कर देगा, कौन कर नहीं देगा। तीसरे वर्ग वाले थे ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उनको लगा कि सही मौका है व्यवस्था में बदलाव करने, और यहीं पर टकराव बढ़ता चला जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि कब राजा के हाथ और पादरी और सामंत में से निकल करके मध्य वर्ग के हाथों में कमान। तो हम देख लेंगे तत्कालिक कारण में। तो क्रांति मतलब लोगों में असंतोष। किन किन कारणों से असंतोष? तो ये कारण है। समरी हो गई। तो पहले लिख लेते हैं, फिर घटनाक्रम के बारे में थोड़ा बता दूंगा। लिखें आप, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। लिखें आप, पहला लिखें आप सामाजिक कारण। ठीक है, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। 3 स्टेट में विभाजित था। स्टेट यानी वर्ग। देखें,
प्रथम एवं द्वितीय स्टेट में पादरी एवं सामंत वर्ग के लोग शामिल थे। द्वितीय वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक है। इनके पास विशेषाधिकार था। इनके पास विशेषाधिकार था, जैसे कर न देना, टैक्स न देना, कर न देना, कौमा कर वसूलना, कौमा बेगार लेना, बेगार बिना पैसे का काम कराना, बेगार लेना, है ना, कौमा उच्च पदों पर नियुक्ति, उच्च पदों पर नियुक्ति, हायर पोस्ट पर। ठीक? इत्यादि। ठीक? लिखे इन विशेषाधिकारों से इन विशेषाधिकारों से तृतीय स्टेट के लोग तृतीय स्टेट के लोग असंतुष्ट तो थे ही। तृतीय स्टेट के लोग असंतुष्ट तो थे ही। निम्न वर्गीय सामंत एवं पादरी भी असंतुष्ट थे। निम्न वर्गीय सामंत एवं पादरी भी असंतुष्ट थे। ठीक है। सामंत एवं पादरी भी असंतुष्ट थे, जो निम्न वर्गीय सामंत और जैसे क्या होता है, मान लो चर्च है, सपोज ये चर्च है। ठीक, मैं यहाँ का मुख्य महंत हूँ, मतलब मेन फादर हूँ, पादरी हूँ। हमारे साथ 10-20 और लोग हैं पादरी, सारा काम वो कर रहे हैं। ठीक, और बॉस वाला जीवन। तो उसमें कुछ लोग बहुत चिढ़ते थे, ऐसे ही सामंत हैं, उनके सहयोगी भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखो तकलीफ किसको होती थी, टैक्स वसूलते, ये टैक्स वसूलते थे आम लोगों से, मध्य वर्ग से। उनको बुरा लगता था, भाई कर नहीं देते और हमसे वसूलते हैं और ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। उनमें तो गुस्सा था ही, और ये गुस्सा सैकड़ों सालों से, कोई नई बात नहीं थी। कभी छोटे मोटे विद्रोह हो रहे हैं, दमन हो रहा है। उनके वर्ग में भी जो छोटे सामंत थे, पादरी थे, वो भी इनसे नाराज रहते थे। ये चला आ रहा है नाराजगी। ठीक, तो एक सामाजिक असंतोष का वातावरण वहां लंबे समय से है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। देखिए तृतीय स्टेट में ठीक, तीसरे वर्ग में, तृतीय स्टेट में मध्य एवं निम्न वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक है। मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और बौद्धिक रूप से भी जागरूक था। जागरूक था।
देखिए, सामाजिक राजनीतिक असमानता के कारण सामाजिक राजनीतिक असमानता के कारण यह वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन चाहता था। असमानता के कारण यह वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन, जिसके पास खूब पैसा है, बुद्धि भी है, ऊंचे ओहदे नहीं मिल रहे हैं, इनसे कर लिया जा रहा है, कहते थे कि नहीं कर सब देंगे, मैं ही क्यों दूं। पादरी और सामंत, ये गरीबों की बात नहीं, पादरी और सामंत क्यों नहीं देंगे, इसका विरोध करते थे। और इन्हें विकल्प दिख रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे कैसे चीजें बदल सकती हैं, बट ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आक्रोशित तो हैं, बट इनमें क्षमता है। 18वीं सदी तक आते आते इनकी संख्या काफी बढ़ गई थी। व्यापारी वर्ग इसमें ठीक ठाक है, इसमें शिक्षित वर्ग इसमें है, बुद्धिजीवी इसमें है, पत्रकार इसमें है, प्रेस वगैरह भी वहां आ चुका है। तो जो पुनर्जागरण के बाद मध्य वर्ग का एक इमरजेंस शुरू होता है भौगोलिक खोज के साथ, 18वीं सदी तक आते आते शहरों में उनके नंबर्स ठीक ठाक हैं, फ्रांस के शहरों में। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये भी, बस किताबों में अखबारों में इनके लेख चल रहे हैं। ठीक। और ये रूसो, वॉल्टेयर, दीदरो कहीं ना कहीं इनके विचारों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इनकी सोच को ही वो बता रहे हैं कि नई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ये आपस में बातचीत करके खुश तो रहते हैं, संतुष्ट भी हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। परिस्थितियां बनेंगी तो सब कुछ यही करेंगे। ठीक। इसी में लिखें आप अगला पॉइंट, सामाजिक कारण में ही लिखें कि निम्न वर्ग के अंतर्गत शहरी कारीगर एवं श्रमिक शहरी कारीगर एवं श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान एवं भूमिहीन श्रमिक थे। किसान एवं भूमिहीन श्रमिक थे। लिखें, इन पर करों का बोझ सर्वाधिक था। करों का बोझ सर्वाधिक था। सर्वाधिक था। इनसे बेगार लिया जाता था। बेगार लिया या कराया जाता था। इन्हें अपमानित किया जाता था। अपमानित किया जाता था। अब फ्रांस में नियम क्या था, जो कारीगर थे, शहरी कारीगर, एक जगह काम छोड़ के दूसरी जगह काम करने जाना तो पहले उनको मालिक से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि ये काम ठीक करता है, सब कुछ ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी बंदिशें थी इनके ऊपर। तो 80% के आसपास निम्न वर्ग है शहरों में या गांव में। इनमें इन परिवार की महिलाएं भी हैं जो काम कर रही हैं। इन्हें कभी भी अपमान, जैसे कोई सामंत निकल गया है, तो रास्ते में सामंत की सेवा कर रहे हैं, सामंत कभी फसलों को नुकसान पहुंचा दे रहा है, गुस्से में आ गया तो फिर उनके खाने पानी की व्यवस्था, उनके शिकार की व्यवस्था, कभी फसलों को आग लगा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कर वसूल रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कभी छोटा मोटा विद्रोह और बाकी चीज़ें रुक जाती थी। ऐसा सिस्टम चल रहा था इनका। तकलीफ तो थी इनके अंदर। अच्छा, ये व्यवस्था फ्रांस में नहीं, ये व्यवस्था पूरे यूरोप में है। ये व्यवस्था, ठीक है, पूरे फ्रांस में, और ये व्यवस्था पूरे यूरोप में है। ठीक है। तभी तुम कहते हैं ना, परिस्थितियां पूरे यूरोप की विस्फोटक थी। एक इतिहासकार में कहते हैं, यूरोप कहां से टूटेगा ये पता नहीं, लेकिन टूटता फ्रांस से है। वो कहां से परिवर्तन शुरू होगा यूरोप का पता नहीं, बट परिवर्तन शुरू होता फ्रांस से है। परिस्थितियां, तो ये परिस्थितियां कमो बेश
पूरे यूरोप की थी। ठीक। जितने भी बदलाव पश्चिम यूरोप में ज्यादा हुए थे, इसलिए पश्चिम यूरोप में बदलाव की ज्यादा उम्मीद बनी हुई थी। तो अब आप देखोगे समाज में 80% तो वैसे ही आक्रोशित है, और 10-15% जो मध्य वर्ग है वो भी आक्रोशित है। जो 5% बचा सामंत पादरी, उसमें भी छोटे वाले जो हैं बड़े वाले से नाराज चल रहे हैं। तो असंतोष है, और ये लंबे समय से है। ठीक। इस असंतोष के लिए वहां की व्यवस्था उत्तरदायी है, ना कि वहां के बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी तो बस उसका समाधान बताएंगे, इसका समाधान कैसे हो। तो सामाजिक असमानता या सामाजिक आक्रोश या सामाजिक तनाव फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक। दूसरा लिखें आप, आर्थिक कारण। लिखें, यूरोपीय देशों की तुलना में यूरोपीय देशों की तुलना में फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। बेहतर थी, लेकिन आर्थिक असमानता भी लेकिन आर्थिक असमानता भी आर्थिक असमानता भी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। लिखें, जैसे जैसे अधिकांशतः भूमि पर सामंत एवं पादरी का नियंत्रण था। अधिकांशतः भूमि पर सामंत एवं पादरी का नियंत्रण था। एक डाटा दिया गया है कि 5% के आसपास ये लोग थे, और करीब 45 से 50% भूमि पर इनका नियंत्रण था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। लिखें, करों के कारण भी, टैक्सेस के कारण भी तृतीय स्टेट के लोगों में असंतोष था। तृतीय स्टेट के लोगों में असंतोष था, क्योंकि सामंत एवं पादरी कर नहीं देते थे। क्योंकि सामंत एवं पादरी कर नहीं देते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अमेरिकी क्रांति के कारण फ्रांसीसी सरकार को अमेरिकी क्रांति के कारण फ्रांसीसी सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि फ्रांस ने खूब पैसे खर्च किए थे अंग्रेजों को हराने के लिए। सेना भी भेजी, हथियार भी भेजा, खाद्य सामग्री भी भेजी, तमाम खर्चे कर रहे थे कि भाई इसको हराना है, अंग्रेजों को बदला लेना है सप्तवर्षीय युद्ध का। याद है ना, हमने भारत में भी बताया था आपको। मान तो लिए कि भारत में किलेबंदी नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ सक्रिय। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आर्थिक कारण में ही 1780 के दशक में 1780 के दशक में कुछ अन्य कारणों से आर्थिक संकट गहराया। कुछ अन्य कारणों से आर्थिक संकट गहराया।
लिखें जैसे जैसे बड़ी मात्रा में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों का फ्रांसीसी बाजारों में उपलब्ध होने के कारण शहरों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, बिना सीमा शुल्क के वो आने दे रहा था, एक ईडन की संधि हुई थी 86 में। ये सब फैक्चुअल पार्ट हो जाते हैं इसके। उसको लगा कि सस्ती चीजें आ रही हैं तो आने दो, ठीक है। अब कारीगर बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो गए, तो रह सकती भी उनकी चली गई। नेक्स्ट लिखें, क्रांति से ठीक पूर्व फसलों को नुकसान हुआ। इससे खाद्यान्न वस्तुओं की कमी हुई। खाद्य वस्तुओं की कमी हुई। और महंगाई में भी वृद्धि हुई। महंगाई भी बढ़ी। अब शहरों में लोग बड़े बेचैन हैं। अब जो आम पब्लिक है, गरीब है, महिलाएं हैं, कारीगर हैं, सब कभी कभी रैली निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शुरू हो गया उनका। तो उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? एक बार ये लोग क्रांति के दौरान रैली निकालते हुए क्रांति की शुरुआती अवस्था में राजमहल के पास पहुंच गए। शांतिपूर्ण रैली थी और भीड़ चिल्ला के कह रही थी कि हमें रोटी चाहिए, भाई हमें ब्रेड की व्यवस्था की जाए, रोटी की व्यवस्था की जाए। महारानी के कान में, जो रानी थी उस समय, मेरी एंतुआनेट, है ना, ठीक है, आप सबकी एंतुआनेट नहीं थी वो लुई 16वें की एंतुआनेट थी, है ना। उनके कान में जब ये आवाज पड़ी, भाई पब्लिक कुछ डिमांड कर रही है, क्या डिमांड कर रही है, तो किसी सहायिका ने बताया उन्हें कि भाई वो रोटी की मांग कर रहे हैं, उन्हें रोटी नहीं मिल रहा तो उन्हें केक खिलाओ। रानी को नहीं पता ना रोटी और केक में क्या अंतर होता है, वो तो रानी है। तो ये ना, ये जो लाइन है उनका, ये आज भी यूज किया जाता है जब कोई राजनेता गरीबों का मजाक उड़ाते हैं तो तुलना की जाती है, ये भी राज परिवार की तरह हो गए हैं कि रोटी नहीं है तो केक खिलाओ। कुछ कुछ चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन की ना पंच लाइन के तौर पे आज भी यूज की जाती हैं। तो रानी का ये स्टेटमेंट बड़ा कॉमन हो गया था कि रोटी नहीं है तो उन्हें केक खिलाओ, क्योंकि राज परिवार के लोगों को ये पता नहीं होता है कि रोटी और केक में क्या अंतर, कौन सस्ता है, कौन, उन्हें पता ही नहीं चलता सस्ता महंगा क्या होता है। भाई जो संघर्ष करता है उन्हें पता होता है ना क्या होता है रोटी, क्या होता है केक। जैसे ब्रेड और केक दोनों यूरोप का ही कॉन्सेप्ट है। अब अपने यहाँ भी बहुत पॉपुलर हो गया है ब्रेड इस समय। अपने यहाँ वो वाला ब्रेड कहाँ चलता था, बहुत कम चलता था, पाव रोटी जिसे कहते थे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 89 तक आते आते सामाजिक आक्रोश तो है ही, शहरों में बेचैनी बहुत बढ़ गई है। और मूल सबसे जो जड़ में कारण होता है यही है, जब आर्थिक संकट गहरा आता है, जब पेट पे संकट आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण देखा गया परिवर्तनों का। भूख लग रही है क्या? मैंने देखा किसी को रोटी ब्रेड की बात कर रहे हैं तो नहीं ना। चलिए आगे लिखें आप। आर्थिक कारण हो गया आपका। अब लिखे राजनीतिक कारण।
राजनीतिक कारण लिखें। लिखें कि आधुनिक काल में व्यवस्था परिवर्तन या क्रांति के पीछे कहीं न कहीं शासकों की अयोग्यताओं की भी भूमिका रही है। शासकों की अयोग्यताओं की भी भूमिका रही है। ठीक, शासकों की अयोग्यताओं की भी भूमिका रही है। इसी में लिखें आप कि परिस्थितियां प्रतिकूल अवश्य थी, प्रतिकूल अवश्य थी, देखिए लुईस 16वीं की अयोग्यता और रानी के हस्तक्षेप रानी के प्रशासन में हस्तक्षेप के कारण प्रशासन में हस्तक्षेप के कारण परिस्थितियां अनियंत्रित हो गई। इसका उदाहरण मैं दूंगा तात्कालिक कारण के तौर पे आपको। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। बट राजा की यहाँ पे योग्यता क्या थी? कैसे राज्य के आर्थिक संकट को बेहतर करें, कैसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे आप, कैसे महंगाई पर नियंत्रण रखेंगे आप, कैसे लोगों को रोजगार देंगे आप। अभी यहाँ पे अयोग्यता का मतलब क्या? जो क्राइसिस है आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। क्राइसिस क्या था? भोजन नहीं मिल रहा है। क्राइसिस क्या है? महंगाई है। क्राइसिस क्या है? बेरोजगारी है। क्राइसिस क्या है? राज्य आर्थिक संकट को झेल रहा है। आप इसके समाधान के लिए कुछ भी, राज्य के आर्थिक संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं कर पाए तो क्या महंगाई बेरोजगारी दूर करता? दूसरे और भी कारण जब लोगों को गुस्सा है, जैसे एक ऐसा कानून था कि किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर बहुत सारे व्यापारी इस बात से नाराज थे कि फ्रांस के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून चलते थे। व्यापारियों को लगता था एक जैसा कानून होगा तो आर्थिक स्थिति बेहतर, राजा कुछ करता नहीं है। ये सारी बातें उदाहरण के तौर पे जब जैसे वैकल्पिक विषय हो तो विस्तार से पढ़ना होता है। बट यहाँ पे हमें बस कॉन्सेप्ट के रूप में जान लेना है कि हाँ ठीक है, कभी थोड़ा समझना हो तो एग्जाम्पल आपके सामने तत्कालिक कारण के रूप में आ जाएगा। हर 6-8 जितनी बातें बताई सब में उदाहरण है। ठीक, तो बस आपको कॉन्सेप्ट लेना है कि परिस्थितियों को संभाल सकता था लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। ठीक, अब आप लिखे बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण देखिए आपकी क्रांति के लिए परिस्थितियों का होना आवश्यक तो है। क्रांति के लिए परिस्थितियों का होना आवश्यक तो है, लेकिन उतना ही आवश्यक है
लेकिन उतना ही आवश्यक है असंतुष्ट वर्गों को परिस्थितियों का एहसास होना और संकट से बाहर निकलने की समझ का होना या वैकल्पिक मार्ग का होना। संकट से बाहर निकलने की समझ का होना या वैकल्पिक मार्ग का होना। वैकल्पिक मार्ग का होना। देखिए, इस संदर्भ में विचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संदर्भ में विचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक? ये बेसिकली मैं प्रबोधन ही बता रहा हूं फिर आपको एक बार, और ये इंट्रोडक्शन हो गया। आप चाहें तो इस पॉइंट को अमेरिकी क्रांति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूसी क्रांति में भी, चीनी क्रांति में भी। समझ पा रहे सभी लोग? जब भी बौद्धिक कारण लिखेंगे तो आप चाहें तो इस तरह के पॉइंट्स वहां पे भी आप इसको प्रेजेंट, क्योंकि कहीं पे भी अप्लाई होता है। परिस्थितियों, हमने क्या बताया था, परिस्थितियों के लिए बुद्धिजीवी उत्तरदायी नहीं है, लेकिन असंतुष्ट वर्गों को ठीक से एहसास हो और उनको ये समझ में आए कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे, दोनों काम बुद्धिजीवी करते हैं। ये दोनों काम बुद्धिजीवी करते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। ठीक है, संयोगवश नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस। संयोगवश पेरिस यूरोप की बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था। यूरोप की बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था। लिखेंगे आप, केंद्र था रूसो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, एक बार नाम लिखा चुका हूं आपको मैं, है ना। वॉल्टेयर, वॉल्टेयर, डिदरो, डिदरो जैसे विचारकों की उपस्थिति न केवल मध्य वर्ग को जागरूक कर रही थी, बल्कि बल्कि वैकल्पिक मार्ग वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध करा रही थी। ठीक है, जैसे जैसे मॉन्टेस्क्यू ने, अगला पॉइंट लिखेंगे जैसे करके, मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की। मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की, निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की, और
शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण के विचार को, शक्ति पृथक्करण के विचार को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। अब जैसे इसने एक आइडिया दिया अपना कि भाई ये सब व्यवस्था में समस्या क्यों है, एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर है, चेक एंड बैलेंस होगा तो लोग काम ठीक से करेंगे, तो इतनी समस्या। तो अब ये मौलिक विचार लेकर आ रहा है कि नहीं, एक ही के पास सारे पावर नहीं हो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। एक कानून बनाए, दूसरा उसे लागू करे और तीसरा उसकी समीक्षा करे न्यायालय जो। तब संतुलन होगा, संतुलन होगा तो बेहतर तरीके से काम और अधिक से अधिक लोगों को काम करने में भागीदारी का मौका। विकल्प भी बता रहा है, तो लंबा समय टर्म सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ऐसा नहीं कि केवल समस्या है ना। इस पे चर्चा हम कल जारी रखेंगे प्रबोधन वाले पे, ठीक है। और आज यहीं पे क्लास रोक में एक सवाल है, बस इसको मैं पढ़ देता हूँ। ये पूछा गया है, मेरे ख्याल में ये सवाल ऑप्शनल में आया होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बट किसी बच्चे ने यहाँ लिख के रख दिया है। लिखा हुआ, अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था। यानी अमेरिका के लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, भाई आपकी व्यवस्था में मुझे भागीदारी चाहिए, तब आपको कर लगाने का अधिकार है। और ब्रिटेन कह रहा है नहीं, आपको भागीदारी नहीं देंगे और कर लगाने का अधिकार, क्योंकि वो तो अपने आप को ब्रिटिशर्स मान के चल रहे हैं। एक संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों, यानी ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी औपनिवेशिक हित और स्वशासन में जो अंग्रेज मतलब अमेरिकियों का अपना मांग था, अनुभव था, दोनों के टकराव से ही उपजा था। ब्रिटेन क्यों भागीदारी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो शोषण करना चाहता था, और अमेरिका वाले स्वशासन के अनुभव से वो तो प्रेरित, उनको लगता था कि हमें भी ये अधिकार। ये सवाल कह रहा है, इस पे स्पष्ट कीजिए आप कैसे ये उत्पन्न हुआ था। जीएस में नहीं पूछा गया है, ये हो सकता है ऑप्शन में पूछा गया हो, बट चूंकि यहाँ रखा हुआ था हमारे सामने, तो मैंने कहा मैं पढ़ के आपको समझा दूं इसका थीम क्या है। हमेशा की तरह क्वेश्चन केवल आपको पढ़ना है, ठीक। और आप सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप सभी बालक को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या सर टॉफी नहीं मिलेगा आज, ठीक है। अब देखो हमें ध्यान नहीं था, ठीक है ना, हम तो आपको कलेक्टर और एसपी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप टॉफी खाना चाहते हैं तो ठीक है, अगली बार ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अगली बार ध्यान रखेंगे हम, तब तक कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। और सर बाल दिवस पे एक गाना सुना दीजिए आप, ठीक है। चलो थैंक यू।